अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको फ्लास्क की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो मेरे फ्लास्क के कोर्स का हिस्सा है और इस कोर्स में मैं आपको प्रॉपर फ्लास्क के बारे में बताऊंगा कि फ्लास्क है क्या, फ्लास्क को यूज़ किस तरह से करना है। और इस कोर्स में मैं आपको एक प्रोजेक्ट के तौर पर प्रॉपर वर्किंग ब्लॉग भी बनाना सिखाऊंगा जिसको आप प्रोफेशनली यूज़ भी कर सकेंगे। इसमें आपके पास मल्टीपल यूज़र्स की ऑप्शन होगी। आप मल्टीपल यूज़र्स को रजिस्टर कर सकेंगे, उन्हें डिलीट कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे और तो और आप ब्लॉग पोस्ट को भी मैनेज कर सकेंगे। तो फ्लास्क जिन लोगों को नहीं पता कि क्या है, फ्लास्क बेसिकली पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क है जो हमें अलाउ करता है पाइथन लैंग्वेज के सिंटेक्स को वेबसाइट्स के बैक एंड पे यूज़ कर सकें। हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है पाइथन के थ्रू कर सकें। इसके लिए और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके लिए ASP.NET यूज़ होता है। बैक एंड के लिए हमारे पास PHP एक काफ़ी क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन चूँकि सिंपलिस्टिक है, इसीलिए पाइथन को अगर हम बैकएंड पे यूज़ करें तो बहुत इजी रहता है। उसके अलावा जो फ्लास्क है वो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है। बिगिनर्स इसको बहुत इजीली ग्रास्प कर जाते हैं। तो ये था फ्लास्क का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और फ्लास्क की इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने सबसे पहले तो कोई टर्मिनल ओपन करना है। विंडोज़ में आपके पास पावर शेल भी है, कमांड प्रॉम्प्ट भी है। तो यहाँ पे मैं पावर शेल ओपन कर लेता हूँ और पावर शेल ओपन करने के बाद आपने लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। लेकिन एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक तो पाइथन ऑलरेडी अपने पास इंस्टॉल रखना है और पिप भी आपका वर्किंग में होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं काम कर रही तो मैं दोनों पर वीडियो बना चुका हूँ और दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पाइथन की वीडियो देख के जो है पाइथन इंस्टॉल कर लें। और अगर आपका पिप नहीं काम कर रहा और एरर आ रहा है कि पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, तो उस पर भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो जैसे ही आप पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखेंगे तो अगर आपका फ्लास्क बाय डिफ़ॉल्ट ना हुआ तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मेरे पास है तो यहाँ लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा जो फ्लास्क है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फ्लास्क जब आप इंस्टॉल कर लें तो आपने किस तरह से प्रोजेक्ट की सेटिंग करनी है और क्या फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि पहली वीडियो इस कोर्स की, तो यहाँ पे कोड फ़ोल्डर 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं। और इस फ़ोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। VS कोड वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप भी यूज़ करें, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की आईडी यूज़ कर सकते हैं। मुझे VS कोड ज़रा कन्वीनियंट लगता है तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ़ोल्डर मैंने VS कोड में खोल दिया और यहाँ पे मेरे पास इस फ़ोल्डर का एक्सेस आ रहा है। अब फ्लास्क में जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है आपके प्रोजेक्ट का, उसमें आपको 2 फ़ोल्डर चाहिए होते हैं और एक आपकी बैकएंड की फ़ाइल होती है। वो आपने किस तरह से बनाने हैं, यहाँ आपने क्लिक करना है ताकि एक बॉर्डर आ जाए, एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर जैसी आ जाए। तो उसका मतलब है कि आप इस फ़ोल्डर में, कोड फ़ोल्डर 1 में, जो भी आपका फ़ोल्डर होगा, आप उस फ़ोल्डर में इस तरह से आ जाएँगे। उसके बाद आपने यहाँ फ़ोल्डर आइकन पे क्लिक करना है, तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा। पहले फ़ोल्डर का नाम आप रख दें स्टैटिक। उसके बाद दोबारा से आपने इधर क्लिक करना है। आपने इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके जो है नई फ़ाइल नहीं बनानी। आपने इसको क्लिक करना है और फिर दोबारा से एक नया फ़ोल्डर बनाना है। उसका आप नाम रख दें टेम्पलेट्स। अब अगर आप देखें तो टेम्पलेट्स अभी भी सिलेक्टेड है, तो आपने दोबारा से फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है जो पेरेंट फ़ोल्डर है और उसमें एक फ़ाइल बना देनी है। फ़ाइल आपने ध्यान रखना है कि ना इस फ़ोल्डर में बने, ना इस फ़ोल्डर में बने। फ़ाइल इन दोनों फ़ोल्डर्स के साथ ही बने। तो उसके लिए आपने पेरेंट फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है और न्यू फ़ाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ app.py। अब ये जो app.py है, यहाँ पे हम अपना बैकएंड लिखते हैं। टेम्पलेट्स में हमारी सारी इंडेक्स और जो HTML फाइल्स वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं। स्टैटिक में हमारी स्टाइलिंग फाइल्स आ जाती हैं और जो स्टैटिक की फाइल्स होती हैं
ये पब्लिक होती हैं, इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं रखते। यहाँ आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपकी स्टाइलिंग की फाइल है, जो आपकी कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वगैरह है, वो आप स्टैटिक में रखिएगा। कोई सेंसिटिव चीज़ जो है आपको स्टैटिक में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ऐप डॉट पाई में आपने एक इम्पोर्ट करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। जो फ्लास्क मॉड्यूल है उसमें से आपने फ्लास्क नाम की क्लास को इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऐप नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसे इक्वल करना है इस फ्लास्क नाम की क्लास को जो हम लोगों ने अभी इंपोर्ट की है फ्लास्क मॉड्यूल से। तो उसको मैं फ्लास्क के इक्वल कर दूंगा। और एक और चीज़ आपने करनी है कि ब्रैकेट्स लगा के इसमें डबल अंडरस्कोर नेम, ये इस तरह से करके आपने लिख देना है। इससे क्या होता है कि इसको आपके टेम्पलेट्स और स्टैटिक फोल्डर का पता चल जाता है। तो ये आपने कर देना है। उसके बाद आपने एक राउट डिफाइन करना है। जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं उसके कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं, और हर एंड पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपने पेजेस या कुछ ना कुछ डाटा शो करना होता है। तो उसके आपने राउटिंग करनी है। राउटिंग करने के लिए आपने सिंपली ऐप लिखना है, फिर डॉट राउट, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद सिंगल कोड लगा लें, डबल कोड लगा लें, वो कोई मसला नहीं। और अभी मैं एक इंडेक्स राउट बनाऊंगा कि अगर कोई भी ब्लैंक राउट लेके आए तो उसे यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाए। और इसमें आपको एक एट द रेट भी लगाना है शुरू में, इस तरह से। तो ये मैंने एक इंडेक्स राउट बना दिया कि अगर कोई भी खाली पाथ के साथ आता है तो उसको इस फंक्शन पे भेज दिया जाए। मैं इसका नाम होम रख देता हूँ। और अभी के लिए इसमें मैं लिख देता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड। ओके, एक हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा राउट आ गया है। अब हमने अपनी इस फ्लास्क ऐप को रन कैसे करना है। रन करने के लिए आप सिंपल एक मेन ब्लॉक बना लें। इफ ऐप को रन करने के लिए आपने सिंपली एक तो मेन ब्लॉक बना लेना है। उसके बाद आपने ऐप डॉट रन करना है, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे रन फंक्शन उसका कॉल कर देना है। उसके बाद आपने डीबग को ट्रू रखना है। डीबग को ट्रू क्यों रखना है, क्योंकि ये भी हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट में एरर्स हमें जो है पता चलने चाहिए कि कहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो अगर कोई एरर आया तो डीबग इक्वल टू ट्रू की वजह से वो एरर हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सर्वर स्टार्ट हो गया है जो फ्लास्क के साथ ही आता है। और यहाँ पे मुझे कुछ एड्रेस मिल रहा है जो कि लोकल होस्ट के पोर्ट 5000 का है। यानी लोकल होस्ट के पोर्ट 5000 पर मेरी ये वेबसाइट का बैकएंड चल रहा है। अब इस कोड का आउटपुट दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ ब्राउज़र में ले आता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट के पोर्ट 5000 पे विजिट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लोकल होस्ट कोलन 5000 पे विजिट किया तो मुझे यहाँ हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 127.0.0.1 करके भी लोकल होस्ट को रेफर करूँ तो तब भी मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा। मैं आपको इवन करके भी दिखा देता हूँ एक नए टैब में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 127.0.0.1 वाले लिंक पर भी मुझे यही नज़र आ रहा है। तो आप इसको लोकल होस्ट करके भी रेफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा जो है इसका ये टाइप करें आईपी। आप सिंपली अपने लोकल होस्ट को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जब मैं लोकल होस्ट कोलन 5000 लिखता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली ब्राउज़र एक
फॉरवर्ड स्लैश को ऐड कर देते हैं। अब फॉरवर्ड स्लैश के बाद ब्राउज़र कुछ नहीं ऐड करता, वो एक ब्लैंक पाथ होता है। तो होता क्या है कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम में आके देखा जाता है कि कोई ब्लैंक पाथ है। अब यहाँ पे इसको एक ब्लैंक पाथ मिल जाता है कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे उसका एक रिस्पेक्टिव फंक्शन भी है जिसका नाम होम है, और यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है हेलो वर्ल्ड। तो करता क्या है कि जैसे ही वो इस ब्लैंक पाथ पे आएगा, वो इस होम वाले फंक्शन को चला देगा और हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा। अब यही अगर मैं किसी और पाथ पे चला जाऊँ जो डिफाइंड ही नहीं है, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करूँ तो देखें नॉट फाउंड आ रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको कस्टम 404 पेजेस भी बनाना सिखा दूंगा कि किस तरह से आपने इस नॉट फाउंड को एक अच्छा सा कस्टम 404 पेज बनाना है। अब जैसे कि मैंने आपको एक ब्लैंक पाथ बनाना सिखाया था, इस तरह से एक और भी पाथ बना लेते हैं। इसका नाम मैं अबाउट रख देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया एंड पॉइंट बना दिया है जिसमें मैंने फॉरवर्ड स्लैश के बाद अबाउट लिखा है। अब जैसे ही मैं इस यूआरएल के फॉरवर्ड स्लैश के बाद अबाउट लिखूंगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अबाउट पेज ऑफ द साइट मुझे मिल गया है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स को मॉडल करते हैं तो इस तरह से टेक्स्ट तो नहीं हम लोग भेजते ब्राउज़र पे। तो उसके लिए हम लोग, जाहिर सी बात है कि अपने टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। तो टेम्पलेट्स को आपने किस तरह से रेंडर करना है फ्लास्क के थ्रू, ये भी मैं आपको एक एंड पॉइंट बना के सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक इंपोर्ट करनी है फ्लास्क से, या आपने इंपोर्ट करना है रेंडर को। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगी अगर आपने पाइथन की एक्सटेंशन की हुई है वीएस कोड में, तो ये आपने रेंडर टेम्पलेट को फ्लास्क मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है। रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के बाद आपने टेम्पलेट्स वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, और टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल बनानी है। इस HTML फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ index.html। और यहाँ पे जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड है वो मैं एमिट के थ्रू लिख देता हूँ। अब इस टेम्पलेट को ब्राउज़र में शिप करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे रिटर्न में हेलो वर्ल्ड हटा दूंगा, और इसकी जगह मैं लिखूंगा रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट, उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप कोटेशंस के अंदर लिख सकते हैं अपनी फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैं index.html लिख दूंगा जो मेरी टेम्पलेट फाइल का नाम है। अब जैसे ही मैं ब्लैंक एंड पॉइंट पे विजिट करूंगा, अब जैसे ही मैंने ये ब्लैंक पाथ विजिट किया अपने इस बैकएंड का, तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज फ्लास्क मिल गया। और अगर मैं आपको व्यू पेज सोर्स करके दिखाऊं तो ये वही HTML है जो मैंने उस टेम्पलेट में लिखा था। तो इस तरह से करके आप फ्लास्क को सेटअप कर सकते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आपने टेम्पलेट्स को जो है सेंड करना है, और किस तरह से आपने एंड पॉइंट्स वगैरह बनाने हैं। मजीद वीडियोस में इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे कि किस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स पेजेस को रेंडर करना होता है, किस तरह से आप वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है अपने टेम्पलेट्स में पास कर सकते हैं। जिंजा टेम्पलेटिंग क्या होती है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है आपका ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस और जो जिंजा टेम्पलेटिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये थी इस वीडियो की इन्फो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।